नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान में हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में है। और इसमें जो है अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक, अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक जो है भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के संबंध में व्याख्या करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो पहला वीडियो बना है उसमें हम अनुच्छेद 128 तक चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 128 जो कि यह बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर से नियुक्त कर सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 128। अगर साथ में बात कर लें कि अनुच्छेद 127 का, तो 127 में भी कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम या गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। एक आता है अनुच्छेद 127। और देखिए, पिछले वीडियो का जो लास्ट जो अनुच्छेद बताए थे वो था अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348। अब कहिएगा कि अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है, तो ये अनुच्छेद 348 क्या है? तो अनुच्छेद 348 जो है ये बतलाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाइयां होगा वो सारा कार्रवाइयां जो होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। ये बतलाता है अनुच्छेद 348। ये भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और देखिए, बार बार हम अभी बात कर रहे हैं पिछले वीडियो का, उसमें एक जो है गलती हुआ हमसे, एक मिस्टेक हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन देखिए मिस्टेक क्या है, उसमें हम बात किए थे कि 121वां संविधान संशोधन के ऊपर 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 31 दिसंबर 2014 में जो है वो राष्ट्रपति का साइन हो गया उस विधेयक पर। और उसके बाद यह विधेयक जो है कानून बन गया और 99वां जो है संविधान संशोधन कानून बना था। क्या कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में एक कानून बना था। पहले कॉलेजियम की जो व्यवस्था हुआ था उस कॉलेजियम की व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाया गया जिसको हम लोग बोले थे एंजेक। ये क्या था कि 99वां संविधान संशोधन कानून द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन करके 3 अनुच्छेद जोड़ दिया गया, ए बी और सी, यानी कि 124 का ए, 124 का बी और 124 का सी जोड़ा गया है, जिसके बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं। इसमें एनजेक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, इसमें गलती सिर्फ यही हुआ कि एनजेक की जगह पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, NAJC लिखा गया है, तो इसे आप कृपया सुधार कर पढ़ेंगे। हालांकि एनजेक बाद में पूरी की पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया गया। ये पूरा जो है विधेयक जो कानून बना, पूरा कानून जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में रद्द कर दिया गया था और फिर से जो है कॉलेजियम व्यवस्था ही काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में। चलिए आज आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करने के ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद बात कर रहे थे तो 128 तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 129 से आगे। तो 129 को बाद में देखेंगे, बाद में नहीं अभी ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है अनुच्छेद 130 का चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 130 कहता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है ना। वो कहता है कौन? अनुच्छेद 130। और साथ में कहता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है
किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। यह चर्चा किया गया है अनुच्छेद 130 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 130 देखें। और अब आज जो है खासकर हम आज पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे तो यह अनुच्छेद 129 भी आएगा, वहां पे देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की बात करें, अधिकारिता देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहला अधिकार के बारे में बात करें तो है प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता, मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता की बात करें, देखिए कुछ ऐसा मामला है ये जो मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता है, ये अनुच्छेद 131 में दे रखा है। इसमें क्या बात है कि कुछ ऐसा मामला जिसका सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, वो मामले निम्न है। जो मामले बताए गए हैं वो अनुच्छेद 131 से बताए गए हैं, और ये दो तरह का मामला जो है इसका सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। पहला मामला है कि भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ अगर विवाद हो तो इस तरह के विवाद उत्पन्न होने पर जो मामला की सुनवाई किया जाएगा वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और दूसरा है किसी राज्य सरकार का जो है किसी दूसरे राज्य सरकार के साथ अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस मामले की सुनवाई भी किया जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये दो तरह की मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 131 में बता रखा है। ठीक है, हालांकि देखिए इससे संबंधित एक अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 जो है इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 71 में कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस तरह के विवाद की सुनवाई केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है 71 बतलाता है, और ये जो अनुच्छेद 131 है ये बतलाया राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार और राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के बारे में बताया। देखिए अब अगला अधिकार की बारे में बात करें, दूसरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट की अगर दूसरा अधिकार के बारे में बात करें तो है अपीलीय अधिकार। दूसरा अधिकार है अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार की बात करें, देखिए अनुच्छेद 132 में उल्लेख है, अनुच्छेद 132 में उल्लेख है कि दीवानी यानी कि सिविल या दांडिक यानी कि क्रिमिनल अथवा संविधान की व्याख्या में निर्वचन से संबंधित अगर कोई मामला हो तो उस मामला की सुनवाई के लिए जो अपील किया जाएगा वो अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 132 कहता है कोई भी सिविल मामला या क्रिमिनल मामला हो तो उस मामले के लिए अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये बात करता है अनुच्छेद 132। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 133 क्या कहता है। अनुच्छेद 133 क्या कहता है, कहता है कि दीवानी मामलों में यानी कि सिविल मामलों में अगर हाई कोर्ट द्वारा किसी भी हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है तो उस निर्णय के विरुद्ध जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि 133 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसी भी दीवानी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्लियर है? चलिए अब देखिए अनुच्छेद 134 क्या कहता है। ये सिविल मामला था, यह है क्रिमिनल मामला के बारे में, दांडिक मामला के बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 134 कहता है कि दांडिक या आपराधिक मामलों में अगर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं, लेकिन दो शर्त है। देखिएगा सिविल मामला के लिए कोई शर्त नहीं था। सिविल मामला के दिए गए निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय दिया सिविल मामला में तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला क्रिमिनल हो
तो आप अपील तो कर सकते हैं हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दो शर्त है। शर्त पहला है, ध्यान सुनिएगा, पहला शर्त है कि अगर सेशन कोर्ट में चल रहा कोई मामला है और उस मामला को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाकर यदि फांसी की सजा सुना दे। ध्यान से देखिएगा, पहला शर्त क्या है, मान लिया जाए कि एक्स कोई व्यक्ति है और इस पर बाई नामक व्यक्ति जो है मुकदमा दायर किया और ये मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट क्या किया कि इस मामले को अपने पास मंगवाकर और एक्स व्यक्ति को फांसी का सजा सुना दिया। तो अब बाई जो है वो हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि यदि किसी सेशन कोर्ट में केस चल रहा है और सेशन कोर्ट जो है यानी कि सत्र न्यायालय जो है उसे वरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के जो है विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट उसे फांसी दे दिया, तो इस तरह के निर्णय के विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक्स और वाई व्यक्ति में झगड़ा है और सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है और सेशन कोर्ट जो है एक्स व्यक्ति को वरी कर दिया, बोला कि एक्स व्यक्ति निर्दोष पाया गया। अब वाई जो है हाई कोर्ट गया और जब हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ तो हाई कोर्ट जो है एक्स को फांसी का सजा सुना दिया, तो एक्स जो है वाई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी क्रिमिनल मामला में दो शर्त है जिसके तहत आप हाई कोर्ट की मामला को हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसमें अनुच्छेद 134 का ए क्या कहता है। अनुच्छेद 134 का ए क्या कहता है? यह कहता है कि इसमें अनुच्छेद 134 के ए में जो उल्लेख किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय हेतु, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको जो है हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अगर मान लिया कि अनुच्छेद 133 और 34 के तहत हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र चाहिए। इसका उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 134 के ए में। जैसे ही यहां पर ए आया, इसका मतलब है कि संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा, कोई घटना के बाद जोड़ा गया होगा, तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए। कहां जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे विशेष याचिका के बारे में। विशेष याचिका क्या है? विशेष याचिका क्या है? मान लिया जाए कि हाई कोर्ट जो है प्रमाण पत्र नहीं दे, तब क्या करेंगे? देखिए, विशेष याचिका ए अनुच्छेद जो है 136 में दे रखा है। अनुच्छेद 136 के तहत ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अथवा हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय जिसमें हाई कोर्ट जो है प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है आप विशेष याचिका दायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 136 क्या कहता है कि मान लिया कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध या कोई हाई कोर्ट निर्णय दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, अनुच्छेद 134 ए का पालन अगर हाई कोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में अनुच्छेद 136 के तहत आप विशेष याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसके लिए आपको अनुच्छेद 136 का सहारा लेना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, उसमें अब है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? अनुच्छेद 137 देखिए क्या है कि यहां पर जो आप बात किए, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 का ए और अनुच्छेद 136, यहां पर देखिए एक बात है कि अगर हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार को पढ़ रहे हैं कि किसी मामला में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन देखिए एक ऐसा भी मामला है जैसे अगर जल संबंधी विवाद हो, एक राज्य का दूसरे राज्य से जल संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उससे निपटारा पाने के लिए जो है संसद एक ट्रिब्यूनल बनाएगा और ट्रिब्यूनल बनाकर क्या करेगा,
संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकता है। यानी कि अगर जल संबंधी अगर विवाद हो तो उस विवाद से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार को ट्रिब्यूनल के तहत जो है संसद छीन सकता है। ठीक है, तो यह बात कहा गया है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 262 के तहत कहा गया है कि संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवादों को निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाएगा और संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है। उसके बाद देखिए यहीं पर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद और चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 329 का, अनुच्छेद 329 का कहता है कि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन को भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर दो अनुच्छेद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में है, अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 329। यहाँ पर ट्रिब्यूनल बना के जल संबंधी विवाद था, यहाँ पर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की बात किया गया। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का तीसरा अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा अधिकार है निर्णयों की समीक्षा करना। निर्णयों की समीक्षा करना, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है उसका वो फिर से समीक्षा कर सकता है। निर्णयों की समीक्षा करना, निर्णयों की समीक्षा करना, ये जो है क्या बात है कि अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करता है। जो निर्णय पहले देता है उसका समीक्षा पुनः कर सकता है, वो दे रखा है अनुच्छेद 137 में। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा 2 बार हुआ घटना घटा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय का समीक्षा किया है। एक था 1960 वाला बेरूवारी वाद, 1960 वाला बेरूवारी वाद, और एक था 1967 वाला गोलकनाथ मामला, 1967 वाला गोलकनाथ मामला। ये दोनों मामले के बारे में जो है केशवानंद भारती मामला में जो है ये दोनों निर्णय का जो है सुप्रीम कोर्ट समीक्षा किया है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया जाए कि विशेष याचिका से भी काम नहीं चल रहा है तो है उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका, उपचारात्मक याचिका, ये देखिए ये क्या है। उपचारात्मक याचिका क्या है? ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष याचिका को खारिज कर दिया जाए, विशेष याचिका को खारिज करने के बाद अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं है तो इस आधार पर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। और रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा जो 2002 मामला आया था, रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 वाला मामला में जो है ये उपचारात्मक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और पहला बार हुआ था। अब देखिए अगला जो है सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो है अगला अधिकार यानी कि चौथा अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ध्यान दीजिएगा, इस पे गौर से समझिएगा। ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है यानी कि जुडिशियल रिव्यू है, इसमें थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, जो संविधान का उल्लंघन करती है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में उस तरह के संविधान के उल्लंघन वाले मामला को अगर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन 2 तरह की बात यहां पर ध्यान देखना है, ये 2 सीमा का उल्लंघन करेगा तभी जुडिशियल रिव्यू होगा। ध्यान दीजिए, पहले भी वीडियो बना चुके हैं कई मामला का केस का, चाहे शंकरी प्रसाद का मामला हो,
केशवचंद्र भारती का मामला हो, गोलकनाथ का मामला हो, ये सारे मामले के ऊपर जो है वीडियो बनाए हैं और डाले हैं। आप चाहे तो उसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, एक अनुसूची है, शेड्यूल है 9, और अनुसूची 9 जो है उसमें कहा गया है कि किसी भी कानून को अगर अनुसूची 9 में डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें सुधार किया गया, ये है, 2 सीमा है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले, 24 अप्रैल 1973 के पहले का कोई कानून अगर अनुसूची 9 में डाल दिया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो है अगर कोई कानून अनुसूची 9 में डालेंगे तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू होगा। ये अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि अनुसूची 9 में डाल देने के बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये जो है वैसा कानून जो 24 अप्रैल 1973 के पहले अनुसूची 9 में डाल दिया गया है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और दूसरा जो है सीमा बताया गया है, उसमें कहा गया है कि ऐसा संविधान संशोधन जो संविधान की आधारभूत संरचना को उल्लंघन नहीं करता है, आधारभूत संरचना को उल्लंघन नहीं करता है, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यह बात किया गया है संविधान में कि अगर वैसा कानून जो 24 अप्रैल 73 से पहले उसको डाल दिया गया है अनुसूची 9 में, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तथा अगर वैसा कोई संविधान संशोधन है जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। चलिए अब अगला अधिकार पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगला और 5वां अधिकार है वो है अभिलेखीय न्यायालय के रूप में। 5वां अधिकार जो दिया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है अभिलेखीय न्यायालय के रूप में। देखिए क्या है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के रूप में क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो अनुच्छेद आज स्टार्ट करना था उसे आज हम लास्ट कर रहे हैं, वो है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णय का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, और इसके 2 अर्थ हैं। ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी कोर्ट के लिए क्या होंगे? संदर्भ, रेफरेंस या नजीर होंगे। क्या होगा? रेफरेंस, संदर्भ, रेफरेंस या नजीर होगा, यानी कि इसके अनुसार ही जो है कार्रवाई किया जाएगा। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। इसमें देखिए यहां पर एक बात पढ़ रहे हैं, न्यायिक अवमानना। क्या पढ़ेंगे? न्यायिक अवमानना, यानी कि इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायिक अवमानना, न्यायिक अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। देखिए इस संदर्भ में क्या कहता है कि संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है संसद द्वारा। इस संदर्भ में संसद द्वारा जो है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया, और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि किसी भी पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। जो न्यायाधीश के पद पर है और अगर कुछ गलती किया है, न्यायालय में अवमानना किया है, अपमान किया है, तो उसे भी सजा दी जा सकती है। इसके लिए न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया, संसद द्वारा बनाया गया। देखिए इसके तहत क्या है? इसके तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनका नाम था C.S. कर्नन। नाम था C.S. कर्नन, और C.S. कर्नन को जो है भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे पहले न्यायाधीश थे जिन्हें वर्ष 2017 में पद पर रहते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सजा दी थी। किनको, कब दिया था? किसको? CS कर्णन को। और वर्ष 2017 में पहले ऐसे न्यायाधीश जो है जिनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जो है सजा सुनाया। तो आज हम लोग पढ़ लिए अनुच्छेद 129 से लगाकर अनुच्छेद 137 तक, और आगे की बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।